नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम तर्कश में। मैं हूं कवीन सचान और तर्कश में आज हमारे खास मेहमान हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र जी। कलराज जी, बहुत बहुत स्वागत है। कलराज जी, जब विभाग आपको मिला था, ये सरकार बनी थी, तब मैं मिला था, आपने कहा था इस विभाग में बहुत चुनौतियाँ हैं और वाकई क्योंकि मोदी जी का जो फोकस है मेक इन इंडिया को लेकर और जिस तरीके से ग्रामीण भारत या फिर छोटे उद्यमों को आगे लाने की बात है, उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर थी। इन अब तक के कार्यकाल में मैं कहूँ इस चुनौती को आपने कैसे निभाया है? ये बात सही है कि प्रारंभ में मैंने कहा था कि एमएसएमई की जो स्थिति है देश में और जिस तरीके से कार्य किया गया था, उसके कारण जो छोटे उद्यमियों को लाभ प्रदान होना चाहिए था, उसके अनुरूप नहीं हो पाया और अनेक प्रकार की जटिलताएं हैं। और उन जटिलताओं को दूर करना, प्रक्रियाओं को सरलीकृत करना, ये हमारी जिम्मेदारी होगी। और इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे बड़ी परेशानी उद्यमियों को रजिस्ट्रेशन कराने में होती थी, जिसका जिक्र आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मन की बात के अंतर्गत किया था। हमने उस बात को समाप्त करने की कोशिश की है और जहाँ 200-300 पेज पढ़ने के पश्चात अनेक प्रकार की क्वेरी की जाती थी और उद्यमी को भागना पड़ता था, सुविधा शुल्क भी देने पड़ते थे, वहाँ हमने एक पेज का किया है, ऑनलाइन किया है, वेब पोर्टल पर किया है। 20 पॉइंट हैं, उसको उद्यमी भर देगा तो विदिन क्लिक करने के पश्चात 10 मिनट के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और उसका नाम रखा है हमने उद्योग आधार मेमोरेंडम। और उद्योग आधार मेमोरेंडम के आधार पर आप आश्चर्य करेंगे कि 6-7 महीने हुए 10 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो गया है। ये एक आश्चर्यजनक घटना है। ईज एंड डूइंग बिजनेस के अंतर्गत एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है। दूसरी चीज़, उद्यमी जो लोन लेता था और 3 महीने के अंदर अगर कुछ प्रक्रिया पूरी न कर पाता था और बैंक को कुछ दे नहीं पाता था, तो बैंक उसको एनपीए घोषित कर देता था और इसके कारण वो उद्यमी एक तरह से मरण की स्थिति में आ जाता था। कितनी परेशानी होती थी, कई बार के वर्णन आज इस बीच में हम नहीं कर सकते। हमें लगा कि ये भी हमारे लिए चुनौती है और इसलिए लगा कि उद्यमी को ये मौका देना चाहिए कि एनपीए हो रहा है तो फिर से कैसे अपने को स्थापित कर सके। इसलिए जो एमएसएमई एक्ट के अंतर्गत जो हमें अधिकार दिया गया था नोटिफिकेशन करके कोई चीज़ स्थापित करने का, उस अधिकार का उपयोग करते हुए हमने एक नोटिफिकेशन किया, ए फ्रेमवर्क फॉर रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द इंटरप्राइजेस। और उसमें जो उद्यमी जिसको लगता है कि हम एनपीए हो जाएंगे तो बैंक को इन्फॉर्म करेगा कि हमारे बारे में विचार करो। बैंक 10 लाख तक का अगर मामला है तो बैंक का जनरल मैनेजर विचार करेगा और 10 लाख से ऊपर का मामला है तो बैंक एक करेक्टिव एक्शन प्लान कमेटी बनाकर उसके बारे में पूरा विचार करेगा और उस उद्यमी को मौका देगा कि तुम इतने दिनों में, इस समय सीमा निर्धारित करेगा, इतने दिनों में अपने को रिस्ट्रक्चर कर लो जी। और एक चीज़ जो इसमें आई थी कि शुरुआत में कहा था कि छोटे उद्यमी कई सारे हैं जो आगे आना चाहते हैं, लेकिन ऋण लेना एक बड़ी कवायद थी और बहुत टेढ़े रास्तों के जरिए उनको बढ़ना पड़ता था। इस दिशा में क्या हुआ? ये एक कठिनाई उद्यमी के लिए भयंकर थी, क्योंकि बगैर क्रेडिट गारंटी के, बगैर क्वालिटी सिक्योरिटी के बैंक ऋण नहीं देता था। तो हमारे मंत्रालय ने पहले से ही एक योजना बनाई कि उद्यमी को थर्ड पार्टी गारंटी न मिलने के कारण लोन न मिले ठीक नहीं है और इसलिए 1 करोड़ के लोन पर क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड हमारे मंत्रालय ने सुनिश्चित किया है और हमने कहा कि हम 75% का कवरेज हम करेंगे और उस उद्यमी को कर्जा मिलना चाहिए और इसको हम करते जा रहे हैं। आप जानकर खुश होंगे कि इसमें 22 लाख से ज़्यादा यूनिट लाभान्वित हुई जी। और इसके साथ साथ एक जो और बात कही गई थी कि जो प्रौद्योगिकी की केंद्र बनाने की बात हो रही थी, उनके ज़रिए ट्रेनिंग होगी और जो लोग थोड़ा बहुत अगर कहीं कुछ तकनीकी तौर पर कमज़ोर पड़ते हैं तो उनको मजबूती दी जाएगी। देखिए, 2 चीज़ है। एक, हमने नई योजना शुरू की, उस योजना का नाम है एस्पायर। ये स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें हमने
एक लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर और दूसरा एक टेक्निकल बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स, TBI, LBI और TBI। और LBI 22 हमने बनाया, TBI 3 बनाया, 3 का कर रहे हैं। और इसमें जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, क्लास 10th है, 12 है, ITI है, पॉलिटेक्निक है या इससे भी कम है, तो ऐसे लोगों की ट्रेनिंग लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर पर, और उसमें हैंड ऑन ट्रेनिंग मशीनों पर 4 लाख से लेकर 15-20 लाख तक की मशीनें, उसमें ट्रेनिंग प्राप्त करने के पश्चात 3 महीने की 4 महीने की ट्रेनिंग प्राप्त करने के पश्चात वो मशीन ले भी सकता है, अपना इंटरप्रेन्योर भी हो सकता है, और ट्रेनिंग अगर प्राप्त कर लिया तो PMEGP के माध्यम से उसको विलेज इंडस्ट्री के लिए लोन भी दिलवाया जा सकता है। TBI में टेक्निकल नॉलेज रखते हुए वो इस तरीके से जा सकता है। और दूसरा जो है, आपने जो टेक्नोलॉजी सेंटर की बात की, प्रौद्योगिकी केंद्र की बात की, ये हाई स्किल्ड लोगों के लिए है और वो टेक्नोलॉजिकल सेंटर सिस्टम प्रोग्राम के नाते है, TCSP। और ये टूल्स रूम जिसको हम बोलते हैं, ये पूरे देश भर में NDA के ज़माने में जब अटल जी भारत के प्रधानमंत्री थे तो उस समय 18 टूल्स रूम पूरे देश भर में खुले थे। और फिर उसके बाद 15 टूल्स रूम इस समय हमने खोलने का आइडेंटिफाई कर लिया है, जिसमें 4 का मैंने शिलान्यास भी कर लिया है। यानी 18 पहले, उसके बाद 15। इस टूल्स रूम का फ़ायदा ये है कि जहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं, उन इंडस्ट्रीज़ के लिए विशेष रूप से स्किल्ड मैन पावर का निर्माण हो सके, हैंड ऑन ट्रेनिंग कर सकें। ये बड़े बड़े पार्ट्स बनाने की दृष्टि से भी, बाकी सारी चीज़ के लिए भी, शिपिंग है, एविएशन है, इसरो का है, सारी चीज़ें। और इसमें MTech, BTech, MSc, BSc, BCom मैनेजमेंट का भी है। और इसमें कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स भी बनेंगे। कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स के आधार पर R&D की भी व्यवस्था होगी। जो इनोवेटिव आइडियाज़ है, R&D के माध्यम से उसको कैसे मूर्त रूप प्रदान किया जाए, और इस माध्यम से हर वर्ष 1 लाख से ज़्यादा लोग ट्रेंड होंगे। अगर देखा जाए तो हर टूल रूम्स के माध्यम से 5000 या इससे ज़्यादा ट्रेंड होकर के लोग निकलेंगे। वो खुद इंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं और ऐसी इंडस्ट्री जिनको उस तरह के स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है वो उसको ले सकते हैं। इसके लिए हमने, क्योंकि इंडस्ट्री लें, लोगों को जानकारी होगी ये ट्रेंड व्यक्ति है, और जो जानना चाहता है उसको भी पता लगे कि ऐसी इंडस्ट्री हो, इसके लिए हमने एक डिजिटल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी लॉन्च किया है। डिजिटल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ओनली फॉर इंडस्ट्री। अब उसको क्लिक करने के बाद दोनों को पता लग जाएगा कि किस प्रकार के, कैसे जिसको नौकरी की जरूरत है, हाँ, और जिसको कामगार की जरूरत है, ऐसे व्यक्ति जो स्किल्ड मैन पावर की। तो इस तरीके से एक बड़ा लोगों को सुविधा प्रदान हो जाए, ये हमने करने की कोशिश की है। भटकना नहीं पड़े आप कह रहे हैं। ट्रेनिंग के बाद सवाल उठता है क्रेडिट क्रंच का, और कुछ खबरें इस तरह के बीच में आई कि मिनिस्ट्री के सामने क्रेडिट क्रंच की स्थिति है। उस दिशा में किस तरह के कदम अब तक उठाए? ये बात सही है कि क्रेडिट फ्लो कम हो रहा है और उसके कारण हमारे यहाँ भी ये कठिनाई जा रही है, लेकिन प्रयास ये है कि हम जल्दी ही इसको ठीक कर लेंगे। और इसलिए कभी कभी आता है ना कि ये ग्रोथ रेट का कैसा है, मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ रेट का कैसा है, तो जबकि हमारा 100 से ऊपर चल रहा है, काफ़ी है, लेकिन पिछले की तुलना में थोड़ा सा ग्रोथ रेट कम हुआ है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ग्रोथ नहीं हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। वो उसका कारण क्रेडिट का भी है, उसका कारण बैंक भी है, उसका कारण स्पोर्ट का भी है, डिक्लाइन इन स्पोर्ट, ये सारी चीज़ें इससे संबंधित हैं। तो क्रेडिट फ्लो कैसे ठीक हो, इस दिशा में हमारा प्रयास है और मैं समझता हूँ कि हम उसको जल्दी करने में सक्षम होंगे। जब ये मंत्रालय आपके पास आया कलराज जी, तब आपने खुद माना था कि एक बड़ी दिक्कत जो आपने महसूस की थी, मुझे याद उस इंटरव्यू में आपने कहा था कि जो SME के ज़रिए प्रोडक्ट बनते हैं उनके लिए बाज़ार नहीं मिलता। आपने उसके लिए एक रूलिंग तैयार की कि 20% जो PSUs हैं वो वहाँ से खरीदेंगे। इसका इम्पैक्ट कितना हो रहा है? क्योंकि खबरें ऐसी भी आई कि कई जगह कोताही हो रही है। क्या ऐसे लोगों के खिलाफ या ऐसे PSUs के खिलाफ कार्रवाई की बात भी हो रही है? कुछ मामले सामने आए? देखिए, MSME एक्ट के बाद ये महसूस हुआ 2006 में MSME एक्ट में, उसमें लगा कि MSME के द्वारा निर्माण किया बना हुआ माल कौन खरीदे। तो इसके लिए एक कानून बनाया गया जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के नाम से जाना गया, और उसमें यह था कि जितने PSUs हैं
वो 20% एमएसएमई का बने हुए माल को खरीदेंगे। और ठीक है, जैसी अपेक्षा थी उतना तो नहीं हो पाया, लेकिन क्रमशः लोगों ने कुछ किया। बाद में 3 वर्ष के बाद इसको मैंडेटरी कर दिया, 1 अप्रैल 2015 से इसको मैंडेटरी कर दिया, और उसकी हम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। मॉनिटरिंग में स्वयं हमारे मंत्रालय के सेक्रेटरी उसके चेयरमैन हैं और बाकी लोग हैं, और कई जगह तो मैंने स्वयं भी मॉनिटरिंग की है सीपीसीयूज के साथ बैठकर। इसके लिए वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी हमने किया है, वेंडर्स, बायर एंड परचेजर्स, इनका एग्जीबिशंस भी हुआ है। जो सीपीसीयूज जिस प्रकार के चाहते हैं पार्ट्स जाते हैं, वैसे वेंडर डेवलपमेंट के माध्यम से उसको कराने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसको जितना इनकरेज करने की स्थिति है, इनकरेज करने की हम कोशिश कर रहे हैं, उसका बड़ा लाभ हुआ है। और मुझे लगता है कि आगे चलकर इस सामान्य तौर पर हर स्तर पर अपने आप सीपीसीयूज एमएसएमई के माध्यम से ही जो माल चाहते हैं, जो सामान चाहते हैं, उनको साथ में जोड़कर वेंडर डेवलपमेंट करते हुए चीज़ों को ले सकेंगे। यह एक वातावरण तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि उस दिशा में प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को हम चरितार्थ करेंगे। 4% जो प्रोक्योर होगा, 20% का 4% वो SC/ST के लिए होगा। इसमें जरूर कुछ कमी आ रही है, इसको कैसे ठीक किया जाए, इस दिशा में भी हम प्रयास कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि आगे चलकर इसको भी ठीक कर लेंगे। और अभी जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की स्टैंड अप इंडिया की, स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत एक SC और एक महिला, ये 1,25,000 बैंक हैं, इसको अडॉप्ट करें, 2,50,000 इससे आ जाएंगे तो इसमें भी ये ठीक होगा। और एक मैन्युफैक्चरिंग SC/ST मैन्युफैक्चरिंग हब की घोषणा की गई है, ये भी हमारे मंत्रालय ने इसको लिया है, हमने इसका प्रारूप बना लिया है। मैं समझता हूँ इन सारे माध्यमों से हमारा प्रयास होगा SC/ST के लिए भी जो ये निर्माण कार्य करेंगे, इनका ढंग से प्रोक्योरमेंट हो सके, इनको मार्केटिंग ढंग से दी जा सके, इस दिशा में हमारे प्रयास होंगे। एक बात आपने और कही थी कल्ला जी, उसमें आपने कहा था कि जो बड़े उद्योग हैं और एसएमई हमारे पास, उसके अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि एक दिन वो उनको टक्कर भी दे सकता है। अगर मैं कहूँ अब तक के कार्यकाल के बाद उस दिशा में कहाँ खड़ा पाते हैं अपने विभाग को आप? मैं इतना ही कह सकता हूँ, मार्स जैसे हुआ मंगलयान का, मार्स को बनाने में एमएसएमई का बड़ा योगदान है। हमारे भुवनेश्वर के टूल रूम से हमारा इंजीनियर गया था, हमारे और भी टूल रूम से इंजीनियर्स गए थे, जिन्होंने जाकर मार्स में अच्छा निर्माण कार्य किया, जिससे लोगों ने उसकी बड़ी प्रशस्ति की। डिफेंस के मामले में कई स्थानों पर जो टूल्स रूम्स में हमारे हैंड ऑन ट्रेनिंग हो रही है, उनके पार्ट्स बना रहे हैं और अद्भुत पार्ट्स बना रहे हैं, जिसको डिफेंस ने देखकर आदेश भी दिया, ऑर्डर भी दिया है। शिपिंग की दृष्टि से भी ऑर्डर दिया है, एविएशन की दृष्टि से भी ऑर्डर दिया है। ये जगह जगह जाने के बाद ये अनुभव हो रहा है कि ये आगे बढ़ रहे हैं। और इसी तरीके से ज़्यादा ये महसूस हुआ, जैसे कानपुर में होजरी का ज़्यादा है, कानपुर में इंडस्ट्री का, मैन्युफैक्चरिंग का आप देखते हैं एकदम मरा पड़ा है। अब लोगों ने महसूस किया कि नहीं, यहाँ कुछ होना चाहिए, तो वहाँ भी हम ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी सेंटर सिस्टम प्रोग्राम के अंतर्गत एक हम टूल्स बनाने जा रहे हैं 150-200 करोड़ का। और उसमें जितने भी होजरी से संबंधित इंडस्ट्रीज़ हैं, बाकी के हैं, जो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग्स वगैरह के हिसाब से भी उपयोगी हो सकती हैं, कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स के माध्यम से इन सारी चीज़ों को कानपुर में समायोजित करते हुए एक अच्छी स्थिति का निर्माण कर सकते हैं। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम इस ढंग से एमएसएमई को पॉपुलर करने का हम प्रयास करते जा रहे हैं। पहले तो एमएसएमई के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी बिल्कुल, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, और हम इतने अधिक सब्सिडी भी, इतनी सुविधाएं भी प्रदान कर रहे हैं। अब हमने अनुभव किया है कि अगर इंडस्ट्री का एमएसएमई का डेवलपमेंट करना है तो क्लस्टरल डेवलपमेंट होना चाहिए। इंडस्ट्रियल क्लस्टर को हम डेवलप कर रहे हैं और हम सुविधाएं दे रहे हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हम पूरा पैसा दे रहे हैं, हम कॉमन फैसिलिटी सेंटर के लिए हम पूरा पैसा दे रहे हैं। तो इसके कारण इंडस्ट्री इंकरेज हो रही है और उनको लग रहा है कि, और आप जानकर खुश होंगे कि इस समय 70 से ज़्यादा क्लस्टर हमने अभी कर लिया है। स्फूर्ति जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री हैं, जो बिल्कुल मरी पड़ी थी, इनको भी हम रिनोवेट कर रहे हैं स्फूर्ति के माध्यम से, यानी कि नए तरीके की 52 स्फूर्ति का हमने ले लिया है जी।
और इस बार लगातार हम उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। चलिए, यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद तरकश में बात होगी उत्तर प्रदेश की राजनीति की। बने रहिएगा हमारे साथ। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम तरकश, और मेरे साथ हैं आज केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश से बीजेपी नेता कलराज मिश्र जी। कलराज जी, अब मैं आता हूं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं कहूं कि इस वक्त गहमागहमी चल रही है, चुनाव नज़दीक हैं, आपकी पार्टी भी इस रण को बहुत ही अहम मानकर चल रही है। लेकिन जिस तरीके से पोलराइजेशन करने की कोशिश हो रही है, जिस तरीके की राजनीति हो रही है, बयानबाजी का एक लेवल जो था वो बहुत नीचे तक पहुंच रहा है, कैसे देखते हैं आज? मैं व्यक्तिगत रूप से बयानबाजी मर्यादा का अतिक्रमण करने वाली नहीं होनी चाहिए, और दुर्भाग्य है ये हो रहा है। ये मैं व्यक्तिगत रूप से बड़ा दुखी हूँ इससे, ये दुखद है, क्योंकि मर्यादा विहीन शब्दों का प्रयोग और नार से मूल्यों से अवमूल्यित वाक्य, ये निश्चित रूप से बड़े खतरनाक होते हैं। ये राजनीति के लिए भी, समाज के लिए भी, व्यक्ति के लिए भी, तीनों के लिए खतरनाक है। मैं इसका बड़ा ही निंदा करता हूँ। और दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में चाहे जिसके भी माध्यम से चालू हुआ हो, चालू हो गया है। इसको जनता भी पसंद नहीं करती है, न इसके कारण पोलराइजेशन होगा। किसी को अगर लगता है कि इसके कारण पोलराइजेशन होगा तो बड़ा गफलत में है। जनता, मैं समझता हूँ हम सब लोगों से ज़्यादा समझदार है। जनता वास्तविकता का विश्लेषण बड़ी गंभीरता से, बड़ी सूक्ष्मता से करती है, और विश्लेषण करने के पश्चात जनता स्वयं सुनिश्चित करती है कि उसको क्या करना है। और आज हिंदुस्तान का प्रजातंत्र एक ऐसा अवसर उपलब्ध कराया है जनता को कि जनता स्वयं में स्वविवेक के आधार पर अब बोलने लगी है कि हमें क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए? चुनावी अगर चुनौती की बात करूं, सभी पार्टियां कमोबेश, कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी और बीएसपी तक ने अपने चेहरे को आगे कर दिया है। बीजेपी अभी भी किसी एक चेहरे को आगे करने से बच रही है, या मैं कहूं कि अब तक उसने उस रणनीति की तरफ आगे कदम नहीं बढ़ाया है। क्या इससे फायदा और किस तरह का नुकसान आप देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक सुदृढ़ पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की यह संस्कृति, भारतीय जनता पार्टी के काम करने का एक तरीका विशिष्ट प्रकार का है, और ये लोगों के सामने स्थापित है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ही हमारे प्रदेश का चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना, यही हमारे प्रदेश का चेहरा है। और भारतीय जनता पार्टी के आधार पर ही उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को मतदान करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जानने वाला उत्तर प्रदेश में गांव का हर आदमी है। यानी कोई गांव ऐसा नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, कोई वर्ग ऐसा नहीं है, कोई मजहब ऐसा नहीं है जिस मजहब के लोग भारतीय जनता पार्टी के इस कल्चर को न जानते हों। इसलिए जो मतदान होगा भारतीय जनता पार्टी के को ध्यान में रख के होगा, और उसको ध्यान में रख के मतदान होगा। विजय श्री मिलेगी, पार्टी का नेतृत्व तय करेगा, वो स्ट्रेटजी बनाएगा कि हमें क्या करना है। चेहरे की बजाय संगठन और पार्टी वो स्ट्रेटजी बनाएगा। चेहरा किसी को पहले लाना कि बाद में लाना, लेकिन सब मिलाकर हमारा चेहरा भारतीय जनता पार्टी है। सबसे ज़्यादा जो हमले हैं वो आपकी पार्टी पर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और वजह यह है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके की अभूतपूर्व सफलता आपको मिली, लेकिन सवाल यहीं पर खड़ा होता है कि उस सफलता को क्या वाकई बीजेपी दोहरा पाएगी, और दोहरा पाएगी तो किसके सहारे? हमला इसीलिए हो रहा है कि लोगों के अंदर संशय पैदा हो गया है, भय पैदा हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भी प्रबल बहुमत में आ सकती है। इस भय के कारण, इस संशय के कारण अनेक प्रकार के अनर्गल हमले हो रहे हैं, अनर्गल, जिसका कोई अर्थ भी नहीं है, क्योंकि उनको लगने लगा है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। और इसलिए विरोधियों में भी, चाहे वो नेगेटिविटी की दृष्टि से भी सारी चीज़ों को सामने पेश करें, वह इस बात को प्रकट करता है, वह निगेटिविटी खुद बोल रही है
कि आगे समय भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत उत्तर प्रदेश में आने वाली है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बारे में लोग कहते हैं, और ख़ासतौर पर जो विश्लेषक हैं, कि उस वक्त नरेंद्र मोदी का जो एक पैरामीटर था वो बहुत अप लेवल पर था। पिछले कार्यकाल के साथ 2.5 साल के बाद कहीं न कहीं इनकी इनकम्बेंसी और जो वादों को, कई ऐसे वादे थे जो शायद पूरे नहीं हुए, अलग अलग वजह हो सकती हैं, लेकिन उसके चलते नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। देखिए, सही बात तो यह है कि पिछले बार का चुनाव कांग्रेस ने जितनी 10 वर्ष के अंदर अनियमितताएं की थी, भ्रष्टाचार किया था, स्कैम्स जितने हुए थे, घोटाले जितने हुए थे, सीमाओं की सुरक्षा की भी समस्या खड़ी हो गई थी, आंतरिक आतंकवाद बढ़ गया था, आतंकवादियों में भी विभेद पैदा कर दिया गया था। आम जनता को लगने लगा था कि अगर ये सरकार रही तो हमारी दुर्दशा हो जाएगी। तो जनता ने तो मानस बना लिया था कि इस सरकार को हटाना चाहिए। लेकिन इस सरकार को हटाना चाहिए तो लीडरशिप कौन होनी चाहिए। लीडरशिप के नाते लोगों को ध्यान जब गया तो लोगों को लगा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर केंद्र सरकार से लेके दुनिया तक के राजनयिक किसी न किसी रूप में हमला कर रहे हैं। तो लगता है जनता को, गांव की जनता को भी लगा कि ये मजबूत आदमी लगता है। भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद करते थे, लेकिन लोगों को लगा कि नरेंद्र मोदी के नाम पर नरेंद्र मोदी मजबूत आदमी हैं, क्योंकि बाहर के भी राजनयिक हमला कर रहा है। नहीं तो अमेरिका वीज़ा देने से मना कर दिया था। हिंदुस्तान के केंद्र से लेकर प्रदेश स्तर तक, रीजनल पार्टी से लेकर ऑल इंडिया पार्टी तक नेतागण उनको गाली दे रहे हैं। जनता को लगा कि आदमी बड़ा मजबूत है, गुजरात की तो अच्छी स्थिति बना के रहा, तो ये आदमी मजबूत है, बीजेपी अच्छी है, तो ऐसे भ्रष्ट सरकार को हटाना चाहिए। ये दोनों चीज़ों का तालमेल बैठ गया, इसलिए जनता एक रूप होकर भारतीय जनता पार्टी को प्रबल बहुमत से विजयी बनाया और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी हुए। आज की स्थिति भी नरेंद्र मोदी जी के प्रति आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे उत्तर प्रदेश चाहे कहीं भी हो, जबरदस्त विश्वसनीयता है, जबरदस्त। लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को काम करने का मौका अगर दिया गया, ये कांग्रेस या विरोधी दल नहीं दे रहे हैं, दिया गया तो आम आदमी को आगे बढ़ा सकते हैं। ये गांव की विश्वसनीयता है, यह विश्वसनीयता भी बहुत बड़ा काम करेगी क्या, और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की सुदृढ़ता, संस्कार और कार्य करने का तरीका, और नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वसनीयता का भाव, और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की टीम, ये तीनों को देखकर निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी की हुकूमत के कारण जिस ढंग से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, आम आदमी त्राही त्राही करने लगा है, और विकास के काम का नारा जरूर दिया जा रहा है, लेकिन विकास का कार्य ठप हो गया है। जनता को लगता है कि ये सरकार तो बड़ी गड़बड़ है। किसानों के बीच में डिस्क्रिमिनेटरी भाव पैदा किया जा रहा है कि ये तो बीजेपी का है और ये समाजवादी पार्टी का है। डिसास्टर के मामले में भी भाव पैदा किया गया। तो ये जो उत्तर प्रदेश सरकार का स्वरूप है, इससे लोग त्रस्त है। लड़ाई किससे मानते हैं आप बीजेपी की अगर हो इस बार? समाजवादी पार्टी सत्ता में, स्वाभाविक रूप से लड़ाई के अंतर्गत है। तीनों से लड़ाई है, समाजवादी, बहुजन समाज और बीजेपी, और उसके बाद भी मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम अपना स्थान प्राप्त कर लेंगे। इस बार भी क्या विकास बड़ा मुद्दा होगा या फिर जाति की राजनीति? हमारा मुद्दा होगा विकास का, कानून व्यवस्था का, सांप्रदायिक और सामाजिक सौहार्द का। ये 3 मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। कल्ला जी, वक्त देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके माध्यम से जनता हमारी बात को अपने व्यवहारिक जीवन में लागू करे, ये मेरी अपेक्षा है। तो तर्कश के आज के हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक और नए मेहमान से। नमस्कार।